बस एक सेकंड में आपको जो है वो मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ। दो इलाके जो अमेरिका के लिए बायस जहमत बने हुए हैं, वो कौन से दो इलाके हैं, और अमेरिका का जो डिफेंस पॉस्चर है अगले 30-40 साल का वो किन इलाकों तक है। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ, वो मैप में आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ओके, मुझे मैप मिल गया वो वाला। हियर वी गो अगेन, दैट्स रियली अमेजिंग। ओके, एक सेकंड में आपको मैप दिखा रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है मैप्स ढूंढते ढूंढते हमें भी बहुत टाइम लग जाता है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू शो द मैप्स। दो इलाके में दिखाना चाहता हूँ जो अमेरिका अमेरिका के लिए बायस मुसीबत बने हुए हैं, जो दो लेटेस्ट चैलेंजर्स अमेरिका के लिए, जिसको अमेरिका पिछले काफ़ी अर्से से देख रहा है और कोशिश कर रहा है कि ये लोग अमेरिका को चैलेंज ना करें। वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक सेकंड वेट कीजिएगा। कुछ मेरे दोस्त कह रहे हैं वेनेजुएला। नहीं, वेनेजुएला नहीं है। वेनेजुएला एक बहुत शॉर्ट पावर है, बहुत छोटी ताकत है। अमेरिका वेनेजुएला को 2 दिन में फारिग कर सकता है। अमेरिका बहुत बड़ी ताकत है। मैं आपको और दिखाता हूँ। ओके, अब मैं आपको दो मैप्स दिखा रहा हूँ। अमेरिका ने पिछले तकरीबन पिछले 1 साल से अमेरिका का जो मिलिट्री पॉस्चर है, वो मिलिट्री पॉस्चर बहुत ज़्यादा हमें आने वाले टाइम पे जो है वो एग्रेसिव नज़र आ रहा है। उसकी एग्रेसिवनेस की वजह, और ये जो अमेरिका की तरफ से नेवल चीफ्स को, आर्मी चीफ्स को क्यों फायर किया जा रहा है बार बार, उसकी एक वजह है। पहले मैं आपको मैप्स दिखाऊंगा दो, उसके बाद आपको मैं अगली कहानी सुनाऊंगा। अमेरिका के लिए दो इलाके जो है वो बाइस मुसीबत है, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। पहला इलाका आप देखिएगा, बाइस जो मुसीबत है अमेरिका के लिए, जो वो कौन सा है, वो ये सारा इलाका है। साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, ये सारा इलाका है। क्यों? उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये है, ये चाइना है। चाइना अमेरिका को चैलेंज कर रहा है इस पूरे रीजन में। पहला तो इलाका ये है जिसके लिए अमेरिका बहुत परेशान है। ये वाला इलाका जो है सारा, इस इलाके में आने वाले टाइम पे जंग हो सकती है, और अमेरिका इस इलाके में अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। एक तो ये वाला इलाका है जो अमेरिका के लिए बहुत चैलेंजिंग है, और अमेरिका अपनी फौज को यहाँ पे इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, और अपने नेवल इस पूरे इलाके में जो है वो अमेरिका के तकरीबन नेवी का 70% जो अमेरिका के एसेट्स हैं वो यहाँ पे हैं इस टाइम। दूसरा इलाका कौन सा जो अमेरिका के लिए बाईस से मुसीबत है, वो है ईस्टर्न यूरोप का। ये वाला सारा इलाका अमेरिका के लिए बाईस से मुसीबत है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे रशिया है। रशिया आगे आने की कोशिश कर रहा है, रशिया एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है, और अमेरिका ने पिछले 30 साल में, अमेरिका को कभी भी ये फील नहीं हुआ कि रशिया ईस्टर्न यूरोप में और चाइना जो है वो साउथ चाइना सी में खुद को एक्सपैंड करेगा, क्योंकि उस टाइम ये दोनों पावर्स इतनी ताकतवर नहीं थी। बट वी आर लिविंग इन 2025। अब ये दोनों पावर बहुत ताकतवर हो गई हैं, दे हैविंग बिकम मोर एंड मोर सुपीरियर, और उनके पास जो मिलिट्री और एसिड्स हैं वो इतनी ज़्यादा बढ़ गए हैं कि अमेरिका को ये खतरा है कि आने वाले टाइम पे जो उसका रूल बेस्ड ऑर्डर था, जो 1991 से लेकर 2017 तक उसका जो है वो दुनिया में इस्टेब्लिश था, दुनिया हर बात अमेरिका की मानती थी, मनोवन तस्लीम करती थी, कोई चूं चां नहीं करता था। अब चूं चां हो रही है, क्योंकि चाइना और रशिया भी इस गेम में आ चुके हैं। इस वजह से हमने एक चीज़ नोट की कि अमेरिका की जो डिफेंस स्टैब्लिशमेंट है, उसको ये ख्याल आया कि क्यों ना अमेरिका की जो डिफेंस स्टैब्लिशमेंट है वो ऐसे लोगों को जो है वो जॉब्स दें, या ऐसे लोगों को गवर्नमेंट सेक्टर में लगाएं जो आने वाले टाइम पे अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की सारी बातें माने, प्लस प्लस पीट हेगसेट साहब की सारी बातें माने, प्लस प्लस वो अपनी पॉलिसी को एग्रेसिव लेकर जाएं, और इतनी एग्रेसिव ले जाएं कि चाइना साउथ चाइना सी में एक्सपैंड ना कर पाए और रशिया ईस्टर्न यूरोप में एक्सपैंड ना कर पाए। अब ये पॉलिसीज एग्रेसिव कैसे बनती हैं? देखिए, एक बात याद रखिएगा, हमेशा किसी भी मुल्क की दो स्ट्रेटजीज होती हैं जंग में। एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी होती है, एक मिलिट्री स्ट्रेटजी होती है। कौन सी स्ट्रेटजी होती है? दो। एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी होती है, एक मिलिट्री स्ट्रेटजी होती है। अब अमेरिका की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी क्या है कि उसने जो है वो ताइवान को एड देनी है, पैसे देने हैं, ये उसकी पॉलिटिकल या इकोनॉमिक स्ट्रेटजी है। अब ताइवान ने जो जंग खुद लड़नी है, ये उसकी खुद की मिलिट्री स्ट्रेटजी है, या अमेरिका उसको कौन कौन से तरीके बता सकता है कि वो चाइनीज़ फौजियों को अपने अंदर ना आने दे, अपने मुल्क के अंदर, तो ये एक मिलिट्री स्ट्रेटजी है। लेकिन इकोनॉमिकली अगर आप कोई बयान दे रहे हैं या आप कोई पॉलिसी बना रहे हैं, तो ये एक पॉलिटिकल पॉलिसी होती है। अमेरिका ये चाह रहा है कि जो अमेरिका की आर्मी है, अमेरिका की मिलिट्री है, नेवी है, एयर फोर्स है, वो सारे के सारे वो सारी बातों को मनोमन तस्लीम करें जो अमेरिका पॉलिटिकली करना चाह रहा है। अब अमेरिका पॉलिटिकली करना क्या चाह रहा है? देखिए, अमेरिका पॉलिटिकली दुनिया में अपनी डोमिनेंस कायम रखना चाह रहा है, और अमेरिका ये चाह रहा है
कि सिर्फ वही लॉयल लोग जो है वो आर्मी के टॉप पोजीशंस पे रहें जो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की सारी बातों को मनोमन तस्लीम करें, चाहे वो पॉसिबल है चीज़ या पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो सारी बातें अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की मनोमन तस्लीम की जाएं, जिससे उनके बाद जो उनका नेक्स्ट सक्सेसर होगा 2028 के इलेक्शंस में वो आए और वो इलेक्शंस जीते। अब दैट्स वाई पीक हेगसेट इस टाइम प्रेशर डाल रहे हैं, और अमेरिका की जितनी भी स्टैब्लिशमेंट है वो सारी की सारी प्रेशर डाल रही है ये जनरल्स पर, नेवल आर्मी चीफ्स, नेवल एडमिरल्स पर, कि आप सारी बातें मनोन तस्लीम करें, चाहे वो बात फिजिबल है या फिजिबल नहीं है, वो आप बात मनोन तस्लीम करें, और मोर इंपॉर्टेंटली जो है वो सब चीज़ों को, डोनाल्ड ट्रंप साहब की बात को आज फॉलो करें। अब ये बात जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगली बात सुनिएगा। अगली बात ये है कि एक हफ्ते पहले पीक हेगसेट साहब जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर है अमेरिका के, पीक हेगसेट साहब ने तकरीबन 800 से ज़्यादा जो दुनिया में जर्नल्स हैं उनको मदऊ किया, अमेरिका में क्वांटिको में बुलाया, एक बहुत बड़े हॉल के अंदर उनकी ठीक ठाक ठुकाई की। उन्होंने कहा कि हमें वो लोग नहीं चाहिए जो मोटे हैं, भद्दे हैं, हमें वो लोग चाहिए जो फिट हैं, हमें दाढ़ी वाले लोग नहीं चाहिए, हमें क्लीन शेव वाले लोग चाहिए। दाढ़ियाँ, अब अमेरिका में जो लोग बियर्ड रखते हैं वो बैन हो चुके हैं। कहा गया है कि जो वुमेन है उनकी ट्रेनिंग भी वैसी ही होगी जैसे मेन की है, हालांकि वुमेन और मैन में हमें पता है बायोलॉजिकल डिफरेंस है। उन्होंने कहा कि देयर शुड बी नो बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन, जो वुमेन होंगी वो भी मैन के स्टैंडर्ड के मुताबिक ट्रेनिंग करेंगी। तो इतने सख्त रूल्स जो हैं वो अमेरिका की मिलिट्री में बनाए गए। क्यों? क्योंकि अमेरिका को पिछले 30 साल में इतना बड़ा चैलेंज का सामना नहीं करना पड़ा जो वो अब फेस कर रहे हैं। एक राइजिंग सुपर पावर है चाइना और एक ग्रेट पावर है रशिया। अगली बात सुनिएगा। अगली खबर हमारे पास ये आ रही है फ्राइडे से कि पीक हेगसेट साहब ने अपने एक नेवी चीफ ऑफ स्टाफ को फायर कर दिया, उनको फारिग कर दिया। अब ये खबर क्या है ये सुनिएगा। खबर ये है कि पीट हेगसेट, द सेक्रेटरी ऑफ वॉर, द यूएस वॉर सेक्रेटरी fired the Navy Chief of Staff on Friday, removing an aide who has been key to Trump administration efforts to reshape the Pentagon. अब इस टाइम हो क्या रहा है देखिए, जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब और पीक हेगसेट आए हैं, इनका पीक हेगसेट सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं, ये पहले सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस से अब उसका नाम चेंज होकर सेक्रेटरी ऑफ वॉर हो गए हैं, वो सेक्रेटरी ऑफ वॉर, डिपार्टमेंट ऑफ वॉरफेयर वो बन गया। जब से पीक हेगसेट साहब आए हैं उन्होंने बहुत सारे मिलिट्री जनरल्स को, नेवल ऑफिसर्स को फारिग कर दिए। उसकी वजह यह है कि वो सारी बातें प्रॉपर तौर पे तस्लीम नहीं कर रहे या मान रहे प्रैक्टिकली, जो कि अमेरिका चाहता है उनके साथ। तो दैट्स वाई उनको फिर उन लोगों को फायर करना पड़ा। अभी जिन साहब को फायर किया गया, इन साहब का नाम है जॉन हैरिसन। ये नेवी के चीफ ऑफ स्टाफ थे, मतलब नेवी की ये टॉप पोजीशन पे थे, जितनी भी नेवी की पॉलिसीज थी अमेरिका की वो ये बनाते थे। अब इन साहब की मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ, जॉन हैरिसन साहब जिनको फारिग किया गया। ये साहब बहुत यंग हैं और ये ऐसे दिखते हैं। जॉन हैरिसन साहब ये हैं, ओके। ये इनकी तस्वीर है ऑफिशियल अमेरिका के मैप झंडे के साथ। ये जॉन हैरिसन साहब जो हैं ये बेसिकली अमेरिका की जो नेवी के चीफ ऑफ स्टाफ थे, इनको फायर कर दिया गया पीक हेगसेट साहब ने 3 दिन पहले, फ्राइडे वाले दिन। अब अगली बात सुनिएगा। अगली बात ये है कि जॉन हैरिसन साहब जो थे ये डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसकी हेल्प कर रहे थे कि पेंटागन जो उनका मेन इदारा है जहाँ से सारी पॉलिसीज़ बनती हैं, कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि अमेरिका की नेवी और तगड़ी हो और पावरफुल हो और चाइना के और रशिया के थ्रेट को वो एक तरह से कंटेन कर सके और उसके साथ इंगेज कर सके। Mr. John Harrison, who was appointed in January, had been key to board changes made to the Navy policy and budgeting offices, together with John Palin, a Trump MAGA donor, who was confirmed as Navy Secretary in March. अब जो जॉन हैरिसन साहब थे इनको जनवरी में नेवी का सेक्रेटरी बनाया गया था जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने हलफ लिया था। गालिबन 19 जनवरी को हलफ लिया जाता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 19 या 11 जनवरी को, आई थिंक 11 जनवरी को हर साल हलफ, हर 4 साल बाद हलफ लिया जाता है अमेरिका में। तो 11 जनवरी को जब डोनाल्ड ट्रंप साहब आए गवर्नमेंट में 2025 में, तो उन्होंने फ़ौरन से चेंजेस की, कुछ लोगों को लगाया, खासतौर पर अपने लॉयलिस्ट को लगाया। और हर गवर्नमेंट ये करती है कि जो उनके लॉयलिस्ट होते हैं उनको ये टॉप पोजिशन पर लगाते हैं, लेकिन वो लोग काबिल भी होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि जो लॉयलिस्ट होते हैं वो काबिल नहीं होते। अमेरिका में ये लोग बहुत काबिल होते हैं, इनके पास डिग्रीज होती हैं, इनके पास बहुत एक्सपीरियंस होता है। तो इनको लगाया गया था और तकरीबन ये जो महीना ये अक्टूबर का है, तो तकरीबन 9-10 महीने के बाद इनको फारिग कर दिया गया। इट शोज़ कि अमेरिका जो चेंजेस चाहता है नेवल वॉरफेयर में, वो चेंजेस अभी तक उनको नहीं मिल पाए। अब सवाल ये पैदा होता है मोर इम्पोर्टेंटली कि 19 जनवरी, थैंक यू जॉर्ज पॉल, थैंक यू ब्रदर, यू करेक्टेड मी, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। अब बात इस टाइम ये है, मोर इम्पोर्टेंटली इस बात को समझना सबके लिए बड़ा ज़रूरी है इस टाइम, कि अमेरिका इस तरह का
अपनी मिलिट्री की ऑफिसर्स को इतनी जल्दी फायर क्यों कर रहा है? हालांकि जब हमने डेमोक्रेट्स को देखा, बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन को 2020 से 2024 तक, तो उन्होंने तो किसी भी जनरल को इतनी जल्दी फायर नहीं किया। तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इतनी जल्दी जर्मन जनरल्स को या ब्रिगेडियर्स को या नेवल ऑफिसर्स को फायर क्यों कर रही है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, सबसे इंपॉर्टेंट वजह यह है, अमेरिका का जो मिलिट्री पॉस्चर है वो अब एग्रेसिव है बहुत ज़्यादा, और उस एग्रेसिवनेस में सिर्फ वही लोग काम कर सकते हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में जो कि बहुत वक्त से आगे चलेंगे, जो अपने आप को हर टाइम बिजी रखेंगे, काम करेंगे, और वो काम करेंगे जो डोनाल्ड ट्रंप साहब चाहते हैं। और क्या चाहते हैं ट्रंप साहब? अमेरिका की जो मिलिट्री डोमिनेंस है वो पूरी दुनिया में कायम रहे, अमेरिका की मिलिट्री माइट पूरी दुनिया में कायम रहे, यूक्रेन रशिया वॉर में यूक्रेन जंग जीते, ताइवान की हेल्प हो, और ताइवान की मिलिट्री को इतना ज़्यादा ज़बरदस्त ट्रेन किया जाए जापान की मिलिट्री को, साउथ कोरिया की, कि कल को अगर चाइना अटैक करता है तो फॉरवर्ड मिलिट्री जो बेसिस हैं वो उस अटैक को सस्टेन कर सकें, बल्कि वो दोबारा से रिपल्स करके अटैक बैक भी कर सकें। सो दैट्स व्हाट अमेरिकन प्रेसिडेंट एंड अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन वांट राइट नाउ। अगली बात सुनेगा, ट्रंप साहब नेटो को भी मजबूत करना चाहते हैं ताकि आने वाले टाइम पे जब रशिया और एग्रेशन शो करेगा तो नेटो उस एग्रेशन को सस्टेन कर सके और बैक फायर करके रशिया की फोर्सेस है उनको निकाल सके अगर कल को कोई और अटैक करता है, रशिया कोई बड़ा अटैक करता है। अब अगली बात सुनेगा, अब पेंटागन की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है। पेंटागन ने जो है वो क्या स्टेटमेंट दी है? पेंटागन स्पोक्स पर्सन टोल्ड मिलिट्री टाइम्स एक मैगजीन है, इन अ स्टेटमेंट ऑन सैटरडे, पेंटागन के एक स्पोक्स पर्सन ने, अपना नाम तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने मिलिट्री टाइम्स एक बहुत अच्छा मैगजीन है, आप ज़रूर पढ़िएगा, उसमें इस तरह की चीज़ें बताई जाती हैं। उन्होंने स्टेटमेंट दिया मिलिट्री टाइम्स को सैटरडे वाले दिन, हफ्ते वाले दिन, दैट जॉन हैरिसन विल नो लॉन्गर सर्व एज द चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द नेवी, वी आर ग्रेटफुल फॉर हिज सर्विसेज टू द डिपार्टमेंट। तो उन्होंने कहा हम बहुत शुक्रगुजार हैं उनकी सर्विस के, लेकिन अब वो चीफ ऑफ स्टाफ सेक्रेटरी ऑफ नेवी के काम नहीं करेंगे, अब उनको फारिग कर देंगे। मतलब नो लॉन्गर का मतलब ये होता है कि फायर हो गए, फारिग कर दिए गए। तो कहा गया कि हम बहुत थैंकफुल हैं उनके और वी विल वेरी थैंकफुल फॉर हिज सर्विसेज, तो उनको फारिग कर दिए गए। अब आपको मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं, 2025, 26, 27, 28 अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब की एडमिनिस्ट्रेशन को कंप्लीट होने में तकरीबन 3.5 साल और लगेंगे। डोनाल्ड ट्रंप साहब मिलिट्री के अंदर वो चेंजेस लेकर आना चाहते हैं, एग्रेसिव चेंजेस, जिससे